हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था। आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हों और वो सभी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हों, एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हों, और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना हो ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, तो हमें सभी चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस को का वेक्टर सम कर देना होगा, तभी हम उस पर नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर लिया था, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी एक चार्ज पे अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना हो बहुत सारे चार्जेस की वजह से, तो सभी चार्जेस की वजह से फोर्सेस का इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ अ नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ ईच चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? ईच हर एक चार्ज की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम कर देंगे किसी गिवन चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसके लिए हम बना लेते हैं एक कोऑर्डिनेट, और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1। एक चार्ज लिख लीजिए, यहाँ पे चार्ज है Q1, और यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं Q2, यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं Q3, और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं, एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं हम Qn। ठीक है, ये बहुत सारे चार्जेस हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है R1, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर है R2, इसका पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं R3, और इसका पोजीशन वेक्टर है Rn। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ Q1 पे अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो हमें सभी चार्जेस से Q1 का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लेते हैं। जैसे फोर्स अगर चार्ज Q1 पे फाइंड आउट करना है Q2 की वजह से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, हम इसको R12 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे Q1 Q3 के बीच में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R13, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, ये हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसे ही Q1 से Qn से अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हमें यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होगा, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इनके बीच के डिस्टेंसेस को, या फिर कहें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ठीक है, अब हमें Q1 पे फोर्सेस फाइंड आउट करना है, सभी फोर्सेस चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हम उसका वेक्टर सम करेंगे। ठीक, तो अगर हम Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ये होगा F12 फोर्स ऑन 1 विद ड्यू टू चार्ज 2। ठीक, ऐसे ही अगर हम Q3 की वजह से Q1 पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहें तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3। ऐसे ही Q1 की वजह से इस पे फोर्स देखना है तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज n। ठीक है, और इन फोर्सेस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितना होगा? F12 के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R12 वेक्टर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा R12 कैप। ठीक है, ऐसे ही F13 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? R13 का वेक्टर है, इसका अगर हम R13 कैप लिख दें तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक, ऐसे ही F1n है, किसके डायरेक्शन में? R1n वेक्टर के डायरेक्शन में, तो हम यहाँ R1n का
कैप इस्तेमाल कर लेंगे और ये हो जाएंगे हमें फोर्सेस और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम देखना है कि इस पे टोटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स ऑन वन, ये नेट फोर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस पे, चार्ज Q1 पे। ठीक है, तो फोर्स ऑन वन इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ ईच चार्ज। तो वेक्टर सम करने वाले हैं, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 3 प्लस डॉट 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 लगा लेते हैं और यहाँ पे होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज n, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इन फोर्सेस की वैल्यू हम लोगों ने नहीं लिखी है, तो इन फोर्सेस की वैल्यू लिख लेते हैं। फोर्सेस की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, जैसे अगर हमें फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2 फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2 तो इनके बीच में कितना फोर्स लगता है, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो इनके बीच में है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r12 वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r12 कैप, तो हम यहाँ लिख रहे हैं r12 कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 3 फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा k, और ये होगा Q1 Q3 और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r13 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा r13 कैप। ठीक है, ऐसे ही हमें कहां तक फाइंड आउट करना है, n तक, F1n फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज n, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा Q1 Qn और डिवाइडेड बाई r1n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा r1n कैप। तो ये सभी फोर्सेस की इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू हमें मिल गई। अब इन सभी फोर्सेस की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस एबव इक्वेशन में। इस इक्वेशन का कुछ नाम दे दीजिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब इन सभी वैल्यूज को कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ लिख दीजिए ऑन पुटिंग एबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है K, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r12 वेक्टर स्क्वायर इंटू r12 कैप प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई r13 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे r13 कैप प्लस डॉट 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 कहाँ तक, F1n तक, मतलब इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हो जाएगा K और ये होगा Q1 Qn डिवाइडेड बाई r1n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा r1n का कैप। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम एक दो स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, हम इसको लिख रहे हैं F1 वेक्टर है इक्वल टू, अब इसमें जो भी टर्म्स कॉमन है उसको हम कॉमन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे K कॉमन है, Q1 कॉमन है, तो हम यहाँ K और Q1 कॉमन ले लेते हैं। K और Q1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, Q2 अपॉन r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, r12 का क्या, तो इसे लिख लीजिए Q2 अपॉन r12 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और r12 कैप प्लस यहाँ से K Q1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा Q3 अपॉन r13 वेक्टर इसका स्क्वायर और इंटू r13 का कैप प्लस डॉट 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 कहाँ तक, यहाँ से K और Q1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया Qn और डिवाइडेड बाई r1n वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और r1n का कैप। ठीक है, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन
एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि एक ये सीरीज बन रही है और जब भी कोई टर्म्स ऐड हो रहे होते हैं उनका एक सीरीज होता है, तो उसको हम मैथमेटिक्स में समेशन का साइन इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम उसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिख लिया F1 K और Q1 कॉमन है, ठीक है, और इन सभी टर्म्स को अगर हमें समेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ समेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और देखिए इसमें लिखने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, जितने भी फिक्स टर्म्स दिख रहे हों उनको आप उसको वैसे ही लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे Q R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 2, लेकिन यहाँ पे जाके चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे ये 3 3 3 हो जा रहा है, इसमें n n n हो जा रहा है, ठीक है। तो जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसे नहीं लिखना है, ठीक है। जो फिक्स है, जैसे यहाँ पे Q सब में फिक्स है, Q Q Q सब में फिक्स है, Q लिख लिया, डिवाइडेड बाई मॉड का साइन मैग्नीट्यूड का सब में लगा हुआ है, यहाँ पे है R1 और उस पे वेक्टर, इसके साथ जो 2 है उसको वो यहाँ 3 हो जा रहा है, यहाँ n हो जा रहा है, उसको अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल R1 लिख लेते हैं। और यहाँ पे R1 कैप लिख लिया, इसके साथ 2 3 और n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। अब जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं जिसे हम लोगों ने यहाँ लिखा नहीं है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम I से, और समेशन साइन में हम यहाँ I रिप्रेजेंट करते हैं। और देख रहे हैं ये वेरिएबल टर्म्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n n n। तो I इक्वल टू हम यहाँ लिख रहे हैं 2 से, और ये जा रहा है I इक्वल टू n, या सिंपली n भी लिख सकते हैं। और जो भी वेरिएबल टर्म्स हमने यहाँ छोड़ा था उसके जगह क्या लिख लेना है, I लिख लेना है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिल गया, ये समेशन के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।